नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और मैथ में आज अपन देखेंगे रीट एग्जाम 2017 लेवल फर्स्ट में जो पेपर आया था उसका संपूर्ण हल। ठीक है, तो उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। देखना भाई प्रत्येक क्वेश्चन को, और कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएगा आने वाले एग्जाम में जो कि फिक्स हो चुकी है 25 अप्रैल की। तो देखिएगा और समझते चलिए। यहाँ मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आज रीट एग्जाम 2017 लेवल फर्स्ट। ठीक है, मैथ के भाई आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिनमें से 10 क्वेश्चन तो आपके होते हैं मेथड के। तो मेथड तो आपको एक अन्य टीचर, दूसरा टीचर पढ़ाएगा जो कंप्लीट मेथड आपको समझाएगा वहां पे, है ना। मैं इन 20 क्वेश्चनों की बात करूंगा और इनका संपूर्ण हल अब आप देखोगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला अब आपके सामने है। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत बराबर होगा। अब ध्यान से समझना मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करूंगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए सबसे पहले आपको लिखना है 12 पेनों का क्रय मूल्य। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बराबर है 16 पेनों का विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे बात जब वस्तुओं की हो, जिस तरह से पेनों की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, क्रय मूल्य मानना है ये वाला। क्लियर है, क्रय मूल्य मानोगे इसको और विक्रय मूल्य मानोगे इसको। 16 की कोई वस्तु मैं खरीदूं और 12 में बेचूं तो क्या होगा, नुकसान होगा, हानि होगी। तो हानि होगी कितने परसेंट की, तो देखिएगा हानि परसेंट बराबर आपको पता है क्या होता है, हानि भाग देते हैं किसका, क्रय मूल्य का, गुणा करते हैं 100 से। तो 16 की चीज को 12 में बेचूंगा तो 4 की हानि होगी, तो ये 4 बटे क्रय मूल्य कितना है 16 गुणा 100। 4 से इसको काट दिया मैंने 4 बार और 4 का इसमें भाग दिया तो 25, बोले तो 25% की आपको हानि होगी। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से, शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपये है तो जमा की गई कुल राशि बराबर है। ये हो गया क्वेश्चन। अब समझिए भाई किस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, है ना। देखो 2 दर दे रखी हैं, टोटल पैसा मुझे नहीं मालूम कितना है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो 10% की दर पे, कुछ 12% की दर पे। तो देखो पहली दर थी यहाँ पे 10% की, नेक्स्ट दर है 12% की। ठीक है, और मान लिया मैंने कि पहली दर पे जो पैसा है वो ए है, यहाँ पे बी है। ए और बी दोनों का टोटल वो कुल धन होगा। क्लियर है ना। टाइम मुझे यहाँ पे दे रखा है कितना, 2 वर्ष। तो देखो भाई सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो जो पहला भाग है उस पे ब्याज ये हो गया। नेक्स्ट अगला भाग, शेष भाग कौन सा था, बी। तो बी परसेंटेज कितना है, 12/2/100। और इन दोनों राशियों पे जो टोटल साधारण ब्याज है वो मेरा है 2500 रुपये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2500। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे आगे चलते हैं। देखो भाई 0 से 0 कैंसिल कर दिया और इस 2 से मैंने 10 को काट दिया 5 बार, 4 से इसको काट दिया मैंने। ठीक है, 25 बार। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया।
तो एलसीएम कितना आएगा भाई 25। इधर क्या हो गया 5A प्लस 6B बराबर 2500। अब देखो भाई ये बटा में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, समझते चलो। 5A प्लस 6B बराबर 25 को उधर मैंने गुणा कर दिया तो ये 625 और ये 00। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इससे आगे मैंने यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ा, जो प्रथम राशि है उसका चौथाई हिस्सा, प्रथम राशि कितनी थी A, उसका चौथाई हिस्सा, शेष राशि कितनी थी B के 5वें हिस्से के बराबर है, यानी बराबर है ये किसके B के 5वें हिस्से के। अब मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया ब्रज गुणन से। कैसे? इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, तो 5A बराबर मेरा आया 4B। तो 5A की जगह पे मैं 4B लिख सकता हूं ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो 5A लिखा हुआ है मैंने लिख दिया अब क्या 4B, क्योंकि 5A बराबर है 4B के, है ना। तो देखो 4B और ये 6B टोटल कितने हो गए 10B बराबर में 625 और ये 00। अब देखो भाई B की वैल्यू यहाँ से निकल करके आई, B बराबर 6250 रुपये। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए A की वैल्यू। इस किसी भी इक्वेशन में मैं B का मान रख दूंगा तो A की निकल जाएगी वैल्यू। देखो कैसे, मुझे क्या चाहिए A बराबर चाहिए, तो A बराबर क्या होगा 4/5 गुणा में B। क्लियर है ना। तो मैंने यहाँ लिखा A बराबर 4/5 गुणा में B की वैल्यू मुझे दे रखी है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मैंने इसको काट दिया, 5 से काटा इसको मैंने, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10 बच गया 2, 5 25 और ये 1250। 1250 को मैंने गुणा कर दिया 4 से, कितना आ गया भाई 5000। देखो पहला हिस्सा जो इसका है वो कितने का है 5000 का है, दूसरा हिस्सा इसका 6250 का है। इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कुल धन मिल जाएगा मुझे। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास टोटल धन आ गया 6 और 5 11,250। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर होगा। टोटल आपके पास जो मिश्रण है कितना है भाई 3 लीटर है। अब इस 3 लीटर का जो मिश्रण है इसमें 40% आपके पास शर्करा है। यदि 40% है, मैं मात्रा पूछ लूँ कितने हैं, तो देखो 3 लीटर और शर्करा है 40%, तो मैंने निकाला इसका 3 लीटर का 40%। ऐसे ही निकालते हैं प्रतिशत, 0 से 0 काट दिया, 4 3 12 यानी कि 1.2 लीटर मेरे पास शर्करा है। अब आपने इसमें ऐड क्या किया 1 लीटर पानी। अब देखो भाई जब पानी मिलाया है तो पानी मिलेगा, शर्करा तो बढ़ने से रही, शर्करा 1.2 लीटर है तो वही रहेगी। अब आपका मिश्रण जरूर बढ़ जाएगा। पहले 3 लीटर मिश्रण था, अब कितना हो गया 4 लीटर हो गया, 1 लीटर बढ़ गया मिश्रण। तो अब शर्करा तो इतनी ही रहेगी 1.2 लीटर। अच्छा देखो मेरे से पूछा है कि इसका कितना प्रतिशत है। अब तो देखो शर्करा का प्रतिशत बराबर, शर्करा है कितनी 1.2 लीटर, कितने पर 4 लीटर में गुणा 100। भाई परसेंटेज जब भी आप निकाल रहे होते हैं तो मैंने आपको प्रतिशत वाले टॉपिक में बताया था क्या करना होता है, कौन बटे किसका गुणा 100 बताया था। तो कौन, ये शर्करा, किसका, इस मिश्रण का, 4 लीटर मिश्रण का कितने प्रतिशत है,
और मैंने 25 गुणा 12 किया यहाँ पे ना, तो ये आ जाएगा 300, लेकिन एक संख्या के एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, बोले तो 30% आपकी शर्करा है। अब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा ध्यान से। देखो भाई, दिए गए समानांतर चतुर्भुज में ABCD में x और y की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो, आपने एक चीज तो सीखी होगी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, 360 होता है। और समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं ना वो समान होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों समान होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 4x प्लस y और इधर लिखा हुआ है 2x प्लस 5y, 150, ये है 75। पहली बात तो ये, यदि ये 75 है तो इधर वाला भी 75 होगा, है ना। ये 150 है तो ये भी 150 होगा। और इनको यदि मैं ऐड करूं, ठीक है, तो देखो 150 150 300 और 75 75 150, 300 और 150 जोड़े तो 450 डिग्री, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों को एक 360 होता है, इतना हो नहीं सकता था। तो ये भी एग्जाम रीट के में जब आंसर की डाली थी उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, तो इसको छोड़ते हैं यहीं पे, है ना, क्योंकि ये गलत था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप चाहो तो उसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हो, 4x प्लस y बराबर में 75 कर दोगे यहाँ पे ना, और दूसरा है 2x प्लस 5y इक्वल टू 150। लेकिन चतुर्भुज में ये संभव नहीं था, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कबीर 10 रुपए में 11, देखो भाई 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 रुपए में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए कैसे करना है समझ लो। 10 रुपए की 11, 11 रुपए में 10 लिख दोगे। अब देखो भैया, ये तो है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। अब गुणा कैसे करना है, इस क्रय मूल्य के सहित गुणा करो आप, यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ है, 10 गुणा 10 किया तो 100। अब इधर से गुणा करो भाई इसको, 11 गुणा 11 किए तो 121, यानी विक्रय मूल्य है 121, क्रय मूल्य है 100, तो लाभ कितने का होगा, 21 का। तो कितने परसेंट है, 100 की वह संख्या उतने ही परसेंट होती है। ठीक है, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 21%। वापस से देख लो, 21 का लाभ हुआ था किस पर, 100 पर, गुणा में 100, यानी कि 100 से ये 100 कैंसिल और 21%। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलो, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आने वाले एग्जाम में। देखो x प्लस 5y6 प्लस 5y7 प्लस 4y9 बराबर है 2, यानी कि 2 सही 125 बटा 126। आपको चाहिए क्या, x किसके बराबर होगा, यानी कि x का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसे, अपन को क्या चाहिए, x चाहिए, तो x बराबर, अब ये सारे प्लस में हैं, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे ना, ये तो क्लियर है। अरे भाई ये प्लस में है, उधर जाएंगे पक्षांतरण में करूंगा तो माइनस में हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले सरल भिन्न में। 126 दूनी कितना हो गया, 252, और 252 और 125 को मैंने जोड़ा। ठीक है भाई, कितना आ गया, 7 7 3, 377। तो देखो x बराबर 377 बटा 126 माइनस करना है क्या, 5/6 पहले तो, उसके बाद में क्या है 5/7 तो ये, फिर उसके बाद में क्या है 4/9 तो ये,
अब इन सभी का मैंने एलसीएम ले लिया, तो भाई एलसीएम आ गया मेरा कितना 126 ही। इधर कितना बच रहा है 377। 6 का भाग दिया मैंने इसमें, 21 बार गया, 21 पंजे 105। 7 का भाग दिया मैंने भाई इसमें, 7 एकम 7, बच गया 5, 7 8 56, 18 बार गया, 18 पंजे 90 है। 9 का भाग दिया मैंने इसमें, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 14 बार गया। देख लो एक बार, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 9 चौके 36, 14 बार गया, 14 चौको 56। ये आ गया भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 377 में से घटाना है माइनस के 105, माइनस का 90, माइनस के 56। इनको तीनों को जोड़ दो, माइनस माइनस को एक साथ। तो मैंने ये जोड़े भाई, देखो 377 माइनस 105, 90 और 56 कितने होंगे? तो सबको मैंने जब ऐड किया, 105 और 55 कितने होते हैं भाई 160, और 160 और 90 कितने हो गए हैं? इधर जोड़ देता हूं भाई, है ना, 105, 90 और ये 56। 5 और 6 11, 9 और 5 14 और 1 15, हासिल लगी 1 251। मैंने 251 को घटा दिया, देखो क्या बचता है। 7 में से 1 गया तो 6, 7 में से 2 गए, सॉरी 7 में से 5 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, 126 बटा 126 बराबर में क्या आ जाएगा? काट दिए दोनों को 1, यानी कि x की वैल्यू आपकी निकल करके आई 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी थी। 105 माइनस 90 माइनस 56, ये तीनों को ऐड करना। ऐड किया तो कितना आया 251, और इसको मैंने माइनस कर दिया 377 में से, बचा क्या 126, ठीक है। और इसका भाग देना है इसी में, तो ये कट गया और एक आंसर आपका x बराबर आ गया। चलो ना अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपके सामने ये आकृति है, आपको पूछा है थीटा की वैल्यू, है ना, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखो ज्योमेट्री में जब आपने पढ़ा होगा तो ये सीखा होगा कि वृत्त के परिधि पे कोई चाप कोई है, उस चाप से, ये चाप है भाई, है ना। अब यहां से आप परिधि पे कहीं भी कोण बनाओ, वो सारे कोण क्या होते हैं? समान होते हैं भाई। जैसे यहाँ बना हुआ है, ये कितने डिग्री है? 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। इसके अलावा आप और भी कोई भी एंगल बनाते हो इस जगह से, तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। क्लियर है ना ये चीज? तो अब देखो, अब ये इस वाले एंगल में मेरे को ये एंगल पता है 40 डिग्री है, ये भी मालूम है 85 डिग्री है भाई। ये आपसे पूछा है थीटा की वैल्यू, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से मैं इन दोनों को घटा दूंगा, एक तो है 40, दूसरा है 85, तो 180 माइनस ये कितना हो गया भैया 125, ठीक है। 180 में से 125 गए तो बच जाएगा आपके पास 55, 55। ऑप्शन सी आपका सही है। समझ में आ गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो पूर्ण संख्या दी गई है, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भाग्यफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 5 प्राप्त होता है, 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। छोटी संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मुझे छोटी संख्या की वैल्यू निकालनी है। मैंने छोटी संख्या को मान लिया क्या a है। तो देखते चलो भाई क्वेश्चन को।
छोटी संख्या की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 1। अब मैंने बोर्ड को थोड़ा सा छोटा कर दिया, आपके क्वेश्चन को छोटी संख्या मान ली 1। ठीक है भाई, ये हो गई A। और बड़ी संख्या को मैंने मान लिया क्या, B। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो माना है भाई, है ना। अब देखो इससे आगे, बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3B। 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित करें, छोटी संख्या कौन सी है, A, विभाजित करें तो भागफल आता है कितना, 4, और शेषफल कितना आता है, 3। ठीक है यहां तक। अब इसको समझो मैंने कैसे किया है भाई, ये भाजक है ना, ठीक है, ये आपका 3B भाज्य है और ये है भागफल। यदि आपको इनसे ये संख्या निकालनी है, क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, तो कैसे निकालते थे पता है क्या, देखो एक बार। सबसे पहले भाजक, ठीक है, भाजक गुणा भागफल प्लस में कर देते हैं क्या, शेषफल। तो यही प्रक्रिया मैं यहाँ पे अपना रहा हूं, ध्यान देना भाई। भाजक भाग किसका दिया था, A का दिया था, गुणा किया, भागफल कितना आया था, 4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4A, प्लस शेषफल कितना है, 3, तो 3 लिख दिया, बराबर में है 3 गुना बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या B थी, तो ये आ गया होगा भाई आपके समझ में। ये मेरे पास निकल करके आया पहला समीकरण, एक छोटा सा इक्वेशन। देखो अगली बात, यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित करें, बड़ी संख्या B है, तो भागफल 5 यानी कि 5B, और शेषफल कितना है, 1 प्राप्त होता है। कब, जब छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से भाग दे। अब ये वाली कंडीशन आपके सामने आ रही है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ ऐसा करो कि इसमें से ये 2 अचर राशियां हैं A और B, कि एक को कट जाए, है ना, एक कट जाए तो दूसरी जो बच जाएगी उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। पहले तो मैं इन समीकरणों को जमाया, देखना ध्यान से भाई। यहां है 4A, मैं इस 3 को इधर ले आया तो ये हो गया 3B, ठीक है, माइनस में, और 3 को इसको मैंने उधर भेज दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो ये हो गया -3। आगे समझो, ये क्या है, 7A, मैंने लिख दिया 7A, ठीक है। अब उसके बाद में इस 5B को उधर ले गया तो माइनस के 5B बराबर में बच गया क्या, 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब कुछ ना कुछ इस संख्या से गुणा करना है मुझे कि इनमें से एक अचर राशि कट जाए। तो देखो यहां है 5, यहां है 3। यदि मैं ऊपर वाले समीकरण को 5 से और नीचे वाले को 3 से गुणा कर दूं तो दोनों 15 हो जाएंगे ना B की वैल्यू, तो फिर ये कट जाएगा। तो समझते हैं भाई कैसे गुणा किया होगा। देखो 5 से गुणा किया मैंने इसको, तो 5 गुणा 4 किए तो 20A, फिर 5 से गुणा किया 3B को, तो 5 दिया 15B, 5 से गुणा किया -3 को, तो 5 दिए 15। नीचे देखिए 3 7 21, 21A, ठीक है, और मैंने गुणा किया फिर इसको 3 से, 5 दिए 15V, और एक को किया किससे, 3 से, तो 3। अब ध्यान से देखना, काटने के लिए ये चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, है ना। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो मैंने घटाया तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। मैंने सारे चिन्ह चेंज कर दिए भाई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो ये माइनस के 21 हैं, प्लस के 20 हैं, यानी कि माइनस का A बच गया, एक ही बचेगा ना। अब देखो माइनस और माइनस, यानी कि माइनस के 18, माइनस से इस माइनस को मैंने काट दिया, A बराबर आ गया क्या, 18। और एक कौन सी संख्या मानी थी मैंने, A मानी थी छोटी संख्या।
छोटी संख्या ही मुझसे पूछी थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया क्योंकि ये समझाने में टाइम लग गया था। ठीक है, एक बार और देख लेना वीडियो को वापस में जाके, और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कोई संख्या है, मैं 7, 6, 9 का स्थानीय मानों का योग, मैंने संख्या को लिख दिया भाई 17065809। तो जो स्थानीय मान होता है ना, प्लेस वैल्यू, उस डिजिट के नीचे मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद में जितनी भी संख्याएं थी उनकी जगह पे आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो देखो, इस 7 का प्लेस वैल्यू 7 लिखा मैंने, और इसके बाद में जितने भी डिजिट हैं उनको सबको 0 में चेंज कर दिया भाई। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए 6 का स्थानीय मान। 6 ये है, तो 6 के नीचे 6 रखा, इससे पहले जितनी भी डिजिट थी सबको 0 कर दिया भाई। और उसके बाद चाहिए 9 का, तो ये 9 का हो गया। अब सभी का योग चाहिए तो सबको जोड़ दो। मैंने इनको जोड़ दिया 9 0 0 0 6 0 7। तो देखो ये वाला ऑप्शन है कौन से में? तो देखो 70 60 009, 70 60 009, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये तो होता है स्थानीय मान। यदि मैं जातीय मान की बात करता तो जो डिजिट है, जैसे 7 का पूछेगा तो 7 ही जातीय मान होता। ठीक है, यदि 1 की पूछता तो 1 का जातीय मान 1 ही होता। जो संख्या होती है ना, वो ही जातीय मान होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न मध्य में होगी? ये भाई भिन्न दे रखी है आपको। एक तो है ये 1/3, दूसरी है 31%, तीसरी है ये, चौथी है ये, पांचवी है ये। ठीक है, 5 भिन्न है। अब आपको देखना है कि कौन सी मध्य में होगी। यदि सबसे पहले छोटी को लिखे तो देखिए, पहली वाली भिन्न जो है 1/3 है। 1/3 को जब मैंने 3 का भाग दिया होगा 1 में, तो पॉइंट लगाऊंगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, इस तरह से ही आगे भाग जाता रहेगा। बात करूं मैं 31% की, तो परसेंटेज का चिन्ह जब भी हटाऊंगा तो क्या करूंगा भाई? भाग दूंगा 100 का। 2 डिजिट है ना नीचे, पॉइंट लग जाएगा 0.31, और कितनी भी 0 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 3/10 है, बोले तो 0.300। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है 0.313, इसको भी मैंने काट दिया तो 0.303। अब इन पांचों में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी है ये 0.30। ठीक है, उसके इससे बड़ी कौन सी है भाई? तो इससे बड़ी है ये 0.303। इससे बड़ी कौन सी है? तो इससे बड़ी है ये 0.310, और इससे भी बड़ी 0.313, इससे भी बड़ी 0.333। हाँ, अब देखो, आपको देखना है मध्य में कौन सी है। 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, 5 तो थी टोटल, मध्य में है 0.310। ये कौन सी भिन्न की मान था? कौन सी भिन्न का मान था भाई? तो ये था 31% का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31, 31%। क्लियर है ना? चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 9x76 को घटाना है x 6y9 3y7। भाई इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाएं आपको, तो आप करना क्या कि वैल्यू रखना ऑप्शन से, ये ही ज़्यादा आसान होगा, है ना। जल्दी से जल्दी आंसर आपको चाहिए तो आप क्या करना, ऑप्शन से वैल्यू रखना, एक एक ऑप्शन को उठाना, और जिस ऑप्शन से ये आंसर सेटिस्फाई हो जाए वो ये आपका उत्तर है। क्लियर है? तो देखो भाई, यहाँ 6 है, 6 से 9 घटते नहीं है। मैंने इधर से हासिल ले लिया, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ कितना बच गया, 6 बच गया। अब देखो y की जगह पे मैं कौन सा मान रखूं। सबसे पहले मैंने y बराबर रखा 3, तो 6 में से 3 गए तो 3 बच गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे चलते हैं, 3 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, मुझे 9 रखनी पड़ेगी। 9 में से 6 गए तो 3 बच गए, यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x की जगह पे फिर 9 रखूंगा, जो मैंने 9 रखा तो 9 में से 9 गए तो यहाँ 0 बचना चाहिए था, जो कि नहीं हो सकता। तो विकल्प ए मेरा बिल्कुल गलत है। अब चलते हैं सेकंड नंबर के विकल्प के पास कि वो क्या कहता है। तो देखो भाई, सेकंड नंबर के विकल्प में y बराबर क्या है, 9 है, मैंने 9 लिख दिया। अब ये 6 है, x की जगह पे क्या लिखूंगा, 3, y की जगह पे क्या लिखूंगा, 9 9 3। 16 में से 9 गए तो कितना बच गया भाई, 9 नहीं बच रहा ना, गलत हो गया, ये भी गलत है। आगे चलिए, y की जगह रखो आप 8, मैंने 8 रख दिया भाई y की जगह पे। और x की जगह पे कितना रखूंगा, 5, तो x की जगह पे रख दिया मैंने 5। देखिए 16 में से 8 गए तो 8 बच गए, ठीक है। x की जगह पे क्या था, 5 था, एक हासिल में गया होगा तो 4 बच गए, 4 में से 6 जाते नहीं है, इधर से हासिल लिए 14 तो 8 बच गए, यह भी ठीक है भाई। अब यहाँ रह गया 8 और 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि ये सेटिस्फाई है और विकल्प मेरा सी सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपको ऑप्शन से एक एक वैल्यू को रखना है और चेक करना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है भाई, चलो ना आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री एक्स के पास रुपए कितने हैं, 5560 रुपए हैं, सॉरी 55,600 रुपए है भाई, है ना। उसने उसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। कितना प्राप्त कर रहा है, 8 गुना प्राप्त किया। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। फिर उसने रुपए 57,986 एक संस्था को दान कर दिए, ठीक है, ये दान कर दिए भाई। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। उसने जो पैसा बचा उसको निवेश कर दे, 1/3 उसने प्राप्त कर लिया। अब x के पास धन बराबर है, किसके बराबर है, तो चलो चेक करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को कर दिया मैंने जूम आउट। पैसा है उसके पास कितना, 55,600, ठीक है भाई, 55,600 उसके पास पैसा है। मैंने लिख दिया कि भाई उसके पास पैसा है 55,600। अब उसने उसको निवेश करने पर 8 गुना धन प्राप्त किया, तो कितना प्राप्त किया होगा, 55,600 का 8 गुना। मैंने इसको 8 से गुणा कर दिया भाई। देखो 0 0 8 6 48 हासिल 4, 8 पर 40 और 4 44, 8 पर 40 और 4 44। ये पैसा उसके पास 8 गुना हो गया। लेकिन उसने उसमें से कितने खर्च कर दिए, एक संस्था को दान दे दिए 57,986। तो मैंने दान दे दिए यहां से कितने, 57,986। तो अब शेष कितना बच गया भाई, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ रह गए 7, हासिल ले ली 17 हो गए भाई, तो 8 बच गया, यहाँ रह गया 3, 13 हो गए, 6 बच गया, यहाँ रह गया 3, इधर से हासिल ली, ठीक है, तो 8 बच गए, अब रह गए 3, यानी कि अब जो पैसा है वो आपका है 3,86,814 रुपये शेष बचे हैं। लेकिन जो पैसा उसके पास शेष बचा है उसका केवल 1/3 x को पास प्राप्त हुआ है, मिला है उसे। तो अभी इसका 1/3 और करना है मुझे, तो मैंने इसका 1/3 किया भाई। देखो 3,86,814 का मेरे को करना है क्या, 1/3। तो मैंने इसको काटा, देखिए
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक है, 3 नाम 27 और 3 3 9, 3 8 24, यानी कि 1,28,938, जो कि आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है भाई? खुद से किया करो, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है ना, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे जितनी ज़्यादा मैथ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आप मैथ में एक्सपर्ट होने लग जाओगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिएगा, यदि एक समबाहुभुज की एन जो भुजाएं हैं 9 है तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर होगा। तो मैंने बताया था, समबाहुभुज पढ़ाया था है ना, बहुभुज की वीडियो में देखना, प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर। तो देखो प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर मैंने बताया था कि 360/n। मैंने कहा आपको कि समबाहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 360 डिग्री होता है, भुजाओं की संख्या 9 है, तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितने का हो जाएगा, 360 भाग दूंगा n, यानी क्या है यहाँ पे भाई, भुजा। भुजा कितनी है, 9 का इसमें भाग दिया तो 9 चौक 36, 40 डिग्री का प्रत्येक बहिष्ठ कोण होगा। क्लियर है ना? चलो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, तथा आयत की लंबाई आपको दे रखी है 81 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बराबर होगा। तो देखो भाई और समझते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को जूम आउट कर देता हूं इधर। अब देखो एक वर्ग का परिमाप कितना है, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ वर्ग का परिमाप होता क्या है। तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी मैंने 4a लिख दिया। ए क्या है, भुजा है। क्लियर है ना? ये तो 144, 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 × 12, 4 × 6 = 24, यानी कि एक भुजा है मेरी 36 सेंटीमीटर की। एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, तो मेरे को ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, भुजा गुणा भुजा होता है। तो मैंने क्षेत्रफल के लिए 36 को गुणा कर दिया 2 बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो भाई। 36 गुणा 36, आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, एल गुणा बी लिख दिया मैंने। अब देखो 36 गुणे 36, लंबाई दे रखी है मेरे को 81, गुणा में चौड़ाई लिख दिया। 9 से काट दिया 9 बार, 9 से काट दिया 4 बार, फिर इस 9 से काट दिया इसको 4 बार मैंने, तो b बराबर आ गया मेरे पास 16 सेंटीमीटर। बोले तो आयत की चौड़ाई मुझे 16 सेंटीमीटर मिल गई है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं रुका। उसने पूछा था लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है। तो देखो भैया लंबाई थी 81, चौड़ाई है कितनी, 16 सेंटीमीटर। तो 81 में से मैंने 16 घटाए, 11 में से 6 गए तो 5, 7 में से गए तो 6, यानी कि 65 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, क्वेश्चन संख्या 15। यदि में से पे, किसका में से पे, इन दो संख्याओं का में से पे 1032x - 408y के बराबर है और x + y = 7 है, तो x - y बराबर क्या होगा भाई, समझते चलो। सबसे पहले तो आपको 408 और 1032 का क्या लेना है, में से लेना है, HCF लेना है, ठीक है। किसी भी विधि से ले सकते हो, भाग वाली से, गुणनखंड विधि से। इन दोनों का में से मैंने लिया तो में से आया मेरा 24, 24। अब देखो भाई समझिए इस क्वेश्चन को कि 24 बराबर है, किसके बराबर है,
1032 x माइनस 408 बाई, और दूसरा समीकरण मुझे ऑलरेडी दे रखा है x प्लस वाई बराबर 7। अब इस 24 से मैं इन दोनों को काटूं तो देखो भैया 24 से इसको मैंने काट दिया एक बार, इसको मैं काट रहा हूं अब, है ना। 24 चौके 96। अब कितने बच गए भाई, 103 में मैंने भाग दिया तो कितने बच गए यहाँ पे बच गए 7 और ये 2, 24 दिए 72, यानी कि 43x माइनस 24 का भाग देना है 408 में, एक बार दिया 24 हो गया भाई ये, है ना। बच कितना गया 16, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 3 में से, अब हो गया 168। 24 गुणा 7 कितने करूंगा मैं कि 168 आ जाए, तो 7 से मैंने इसको गुणा कर दिया, ठीक है। 24 सत्ते 168, 17 बाई। पहला समीकरण आपके सामने आया ये वाला, ठीक है। अब मैंने इसको इसी तरह से जमा दिया, 43x माइनस 17 बाई बराबर में 7। मैंने कहा था कि अब ये दो अचर राशि है आपके पास, कहीं ना कहीं इसको मैं गुणा कर दूं तो ये कट जाए, कहने का मतलब इसको गुणा करने से ये एक अचर राशि कट जाए तो मैं दूसरी का मान बता सकता हूं बहुत आसान तरीके से। तो देखो भाई यहाँ पे कितना बाई है, 17 बाई है, इसको मैं 17 बाई बना दूं, कैसे बना सकता हूं, तो मैं बना सकता हूं इसको 17 से गुणा करके, कर दूं ना गुणा, मैंने कर दिया उस संख्या को गुणा, 17x प्लस है तो प्लस 17 बाई बराबर, अब 17 गुणा 7 करना है मुझे, ठीक है। 17 गुणा 7 मैंने किया तो मेरा आ गया 7 7 49 हासिल 4 और 7 एकम 7 और 4 11, 119। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गए। 43 और 17 कितने होते हैं, तो ये हो गए भाई 43 और 7 50 और 10 60 है x, ठीक है, बराबर में ये कितने हो गए भाई, तो देखो अपन ने कहीं ना कहीं गलती कर दी, 119, और ये बराबर में भाई यहाँ कितना था 1 था, ठीक है, और मैंने यहाँ गलती से क्या लिख दिया 7, तो मैंने 1 लिख दिया, ये बराबर में 1 ही था, 119 और 120, 60x बराबर 120, मुझे तो x बराबर चाहिए, तो 60 से कट जाएगा कि कितनी बार, 2 बार, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई x बराबर 2। जब भाई x बराबर 2 है और x प्लस y बराबर 7 है तो y बराबर कितना होगा 5 होगा, क्योंकि दोनों का योग 7 है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब पूछा क्या है क्वेश्चन ने, इसमें पूछा है x माइनस वाई, यानी कि x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू कितनी थी 5, तो 2 में से 5 गए तो माइनस के 3 बच जाएंगे, और -3 आपका ऑप्शन है बी। ठीक है भाई, एक बार और क्वेश्चन को वापस में वीडियो को बैक जाकर के देख लेना, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 16 आपके सामने, 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रम से विज्ञान, अंग्रेजी, गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय का छात्र है, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या याद करो। ठीक है, न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। 3 सब्जेक्ट हैं, एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट का बैठेगा, छात्रों की संख्या समान होगी, तो समान कब आ सकती है, जब इनका मैं से निकालूंगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। 60, 105, 135 का जब आपने 60, 105 और 135 का में से निकालोगे
तो कितना आएगा भाई, तीनों का में से 15 आ जाएगा, है ना। तीनों का में से निकालना गुणनखंड विधि से, कितना आ जाएगा 15। अब इस में से देखो आप कौन सी सब्जेक्ट है, एक कमरे में 15 बच्चे आते हैं, विज्ञान में बच्चे हैं कितने 60, तो कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, 15 चौके 60, यानी कि 4 कमरे तो साइंस के लिए चाहिए आपको। दूसरी सब्जेक्ट आपकी कौन सी है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी में जो बच्चे हैं 105 हैं और एक कमरे में 15 ही आएंगे, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो। तो कितने कमरे चाहिए भाई, 7। और जो लास्ट सब्जेक्ट आपकी है वो है गणित। तो देखो गणित में बच्चे हैं 135, 135, और मैंने इसमें 15 का भाग दिया, तो कमरों की संख्या गणित के लिए चाहिए 9। पूछा है टोटल न्यूनतम कमरों की संख्या, तो इनको सभी को जोड़ लो भाई, 4 और 7 11 और 9 20, यानी कि कम से कम मुझे 20 कमरे तो चाहिए ही चाहिए बराबर संख्या में बिठाने के लिए। क्लियर है। चलते हैं इससे आगे। देखिएगा एक त्रिभुज आपको दिख रहा है और इस त्रिभुज एबीसी में एपी कोण बीएसी का समद्वि भाजक है। ठीक है, एक बार इस त्रिभुज को मैं वापस से बना दूंगा, टेंशन मत लो भाई। तथा ए क्यू बीसी पर लंब है, जो ए क्यू भुजा है ये बीसी पर लंब है, तो कोण पी ए क्यू की वैल्यू आपको बतानी है। कोण पी ए क्यू की वैल्यू देखो, इसको जूम करूं क्या थोड़ा सा, देखिए भाई इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं जो आपको ये सही से दिख जाए। ये जो ए क्यू है ना, ये लंब है, यानी कि इस पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का है दोनों तरफ। ठीक है, और ये जो एपी है, यानी कि ये वाली जो भुजा है एपी, मैं अलग पेन से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली भुजा है, ये इस वाले कोण को 2 पार्टों में बांट रही है, यानी कि इधर का कोण और ये दोनों इधर का कोण, ये दोनों समान है। तो सबसे पहले चेक करो भाई, ये तो है 75 डिग्री का, कितना 75, ये है 35 डिग्री का, तो 75 और 35 कितने हो गए 110, है ना। अब तो ये कितना बच जाएगा, पूरा 70 डिग्री का। अब इस 70 डिग्री को 2 पार्टों में समान बांट दिया, तो देखो इधर रह गया ये 35 का और इधर भी रह गया 35 का। अब देखना ध्यान से कि ये तो है समकोण, ये वाली आकृति यदि मैं बनाऊं आपके सामने, ये है ए क्यू और ये है बी, यानी कि ये एंगल तो है आपका 75, ये आपका है 90, तो ये कितना बच जाएगा 90 और 75 कितने हो गए 165, यानी कि ये जो आपका बच जाएगा कितने का बच जाएगा, ओनली 15 डिग्री का। ठीक है, 180 हो गया तीनों का योग, तो ये 15 डिग्री है, तो ये बीच वाला ही तो बचेगा। 35 में से 15 गए तो कितना बच जाएगा भाई, ये 20 डिग्री का। आपका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी थी पी ए क्यू, ये पी है, ये ए है, ये क्यू है। आ गया होगा समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो फिर से एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। अब मैं इस त्रिभुज को इधर बढ़ा देता हूं, आपको यदि क्वेश्चन प्रश्न में कोई दिक्कत हो दिखने में, इसमें देखिएगा ये त्रिभुज मैंने बना दिया। अब इसको समझ लो पहले कॉन्सेप्ट को, इसके को। अब इस त्रिभुज के एबीसी में ओ ए ओ सी कौन सा है भाई, ये त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, ओ ए ओ सी क्रम से कोण बी और कोण सी के समद्वि भाजक हैं। तो बी ओ सी की वैल्यू, बी ओ सी की वैल्यू पूछी है।
तो कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक, यानी कि इन दोनों को बराबर पार्टों में बांट दें। मैंने बांट दिया दोनों को बराबर पार्टों में, देखिएगा, और ये दोनों समद्विभाजक यहाँ पे मिलते हैं। अब इस कोण की बात कर रहा है, मान लो ये एंगल मेरा अल्फा है, तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जब कभी अंतर, ठीक है, ये कोणों को, अंतः कोणों को समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2, यानी कि इसका आधा। तो यहाँ पे आपको बस यही करना है, यहाँ पे कितना है 40 डिग्री है, तो ये वैल्यू चाहिए 90 प्लस इसका आधा 20, 90 और 20 110 डिग्री, ऑप्शन बी। यदि ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मैं, देखना इसको आगे बढ़ा दिया दोनों तरफ से, अब ये हो गया बाह्य कोण, और बाह्य कोणों का समद्विभाजक यदि बाहर मिलेगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो इसकी वैल्यू जो होती है ना वो होती है 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, 90 माइनस अल्फा बाई 2। ये हमेशा अधिक कोण होता है, ये हमेशा न्यून कोण होता है, क्लियर है। और इन दोनों की यदि बात करें तो इन दोनों का योग कितना होता है 180। चलिए बाकी अपन ये सारी चीजें देखोगे आप ज्योमेट्री की क्लासों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चतुर्भुज है ABCD की भुजाओं में BADC की आकृति के अनुसार बढ़ाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है। ज्योमेट्री स्टार्ट होते ही एक प्रमेय आती है, एक बात आती है कि भाई जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उस पर बनने वाले एकांतर कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सारी चीजें सीखते हैं ज्योमेट्री स्टार्ट होते ही। तो देखो ये जो एंगल है, एकांतर कोण बन रहा है ना A और X, यानी कि X का मान बराबर है किसके, A के बराबर है। इधर देखो भाई ये Z की फॉर्म में बनता है भाई ना, y बराबर है B के, तो X और y दोनों को जोड़ दूंगा तो A और B को जोड़ूंगा बराबर ही होगा ना, तो X प्लस वाई बराबर A प्लस बी। क्लियर है ये, चलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 मिस्टेक से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या मुझे नहीं दे रखी, मैंने मान लिया कि जो कुल छात्र हैं वो हैं X, ठीक है भाई। अब देखो इन x में वृद्धि हुई बटा 5 की, अब ये x बटा 5 किसके बराबर है, ये इस एरर के बराबर है कि मिस्टेक कितने की हुई थी, यानी कि मिस्टेक मेरे से हुई थी 10 की, तो ये x बटा 5 बराबर है 10 के, तो x किसके बराबर होगा, ये गुणा हो जाएगा 10 गुणा 5 के तो 50, यानी कि छात्रों की संख्या हो जाएगी कितनी 50, जो कि ऑप्शन सी है। तो ये क्वेश्चन थे आपके रीट एग्जाम 2017 लेवल फर्स्ट में आए हुए 20 क्वेश्चन मैथ के। अब 10 क्वेश्चन मेथड के बचते हैं, वो आपको हमारे एक्सपर्ट दूसरे सर हैं जो आपको करा देंगे, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए AMG के साथ। धन्यवाद।